जय हिंद, जय जौहर दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग जो है जैक बोर्ड क्लास 10th की एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 की टर्म 1 एग्ज़ाम जो कि MCQ टाइप था, उसके जो है विज्ञान या साइंस की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो है 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये सारे जो है एक नंबर के हैं, तो ये टोटल 40 मार्क्स के थे और 1.5 घंटे का समय दिया गया था इसमें। और चूँकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ये आपके आने वाले झारखंड बोर्ड के क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए भी और झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए भी अति इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो किसी भी गोलीय दर्पण का फोकस अंतर या फोकस दूरी F बराबर होता है वक्रता त्रिज्या R/2, यानी कि फोकस अंतर जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो हजामती दर्पण यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दो प्रकार के होते हैं गोलीय लेंस, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 F और 2F के बीच जब हम लोग उत्तल लेंस पे किसी भी वस्तु को रखते हैं तो हम लोग को प्रतिबिंब 2F और अनंत के बीच में मिलती है और ये वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 के केस में जब F पर रखते हैं तब हम लोग को जो है वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब मिलता है, लेकिन ये अनंत पर प्राप्त होने के कारण जो है असीमित रूप से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। और ऑप्शन नंबर 3 के केस में हम लोग को जो है आभासी, सीधा और जो है आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर 3 के केस में, तो इसको भी याद रखना है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सके। और ऑप्शन नंबर 4 के केस में जब 2F और अनंत के बीच में रखते हैं तब हम लोग को जो है प्रतिबिंब F और 2F के बीच में प्राप्त होती है और ये जो है वास्तविक होती है और उल्टा होती है, लेकिन ये छोटा होती है। और अगर हम लोग जो है किसी भी वस्तु को अनंत पर रखते हैं किसी भी उत्तल लेंस से, तो हम लोग को जो है प्रतिबिंब F पे मिलती है और ये बिंदु साइज का होता है, ठीक है, और छोटा होता है, बिंदु साइज यानी छोटा, और ये जो है वास्तविक एवं उल्टा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और उसके बाद अगर हम लोग 2F पर रखते हैं किसी भी बिंब को, अगर 2F पर रखते हैं तो हम लोग को प्रतिबिंब जो है वो 2F पे मिलता है और ये जो है समान साइज का होता है और वास्तविक एवं उल्टा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो मुड़ जाती है, तो हवा जो है एक विरल माध्यम है और कांच जो है एक सघन माध्यम है। अब जो है प्रकाश की चाल हवा में अधिक होती है, यानी विरल माध्यम में अधिक होती है, जबकि कांच यानी सघन माध्यम में कम होती है। इसलिए जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डायोप्टर। लेंस का क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है और लेंस की क्षमता को हम लोग डिनोट करते हैं P से, और ये बराबर होता है 1 में फोकस दूरी के। चूँकि जो है फोकस दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे 1 में मीटर, तो लेंस की क्षमता का और एक मात्रक हो जाता है मीटर इनवर्स, मीटर के पावर में -1, इसका जो है ये दूसरा मात्रक है। और जो है लेंस की क्षमता अवतल लेंस के लिए लेंस का क्षमता जो है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस के लिए जो है लेंस का क्षमता धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे नेत्र में लेंस होता है, तो हमारे नेत्र का जो लेंस होता है वो एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पचमाभी मांसपेशियाँ। पचमाभी मांसपेशियाँ जो है आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है और उसके बाद दृष्टिपटल पे जो है प्रतिबिंब बनता है और परितारिका जो है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है
और पुतली जो है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनंत। और यदि पूछा जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मानक मान क्या होगा, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम है और अधिकतम जो है वो अनंत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। और जो है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है अभिकारक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे हम लोग जो है उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समीकरण CaCO3 ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है और ये ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में विघटित हो जाता है। तो यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा की उपस्थिति में एकल अभिकर्मक टूट के जो है 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये एक प्रकार का उसमें वियोजन या फिर वियोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्वसन किसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, इसलिए इसे जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो है इसमें कॉपर जिंक से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होने के कारण जिंक को जिंक सल्फेट से विस्थापित नहीं कर पाएगा और यहाँ पर जो है कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन बाकी ऑप्शन में जो है अभिक्रिया होगी, क्योंकि जो है जिंक फेरस से अधिक अभिक्रियाशील है और इस कारण जो है जिंक फेरस को विस्थापित कर देगा फेरस सल्फेट से। और फिर इस ऑप्शन में जो है जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो फिर जो है कॉपर सल्फेट से जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा। और यहाँ पर भी जो है एल्युमिनियम कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण एल्युमिनियम जो है कॉपर को उसके सल्फेट से विस्थापित कर देगा। तो सारे केस में जो है अभिक्रिया हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 वाले में अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण होने के लिए उसके जो है अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। अब जैसा कि इसमें है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये एक प्रकार का संतुलित समीकरण है। अब ये कैसे, तो इसमें देखिए फेरस के 3 परमाणु हैं और उत्पाद में भी 3 परमाणु हैं, और उसके बाद जो है अभिकारक में हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 परमाणु हैं और जो है उत्पाद में भी जो है 4 दूनी 8 परमाणु है, और जो है ऑक्सीजन का 4 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 4 परमाणु है। यानी ये समीकरण जो है संतुलित है। बाकी हम लोग जो है दूसरे वाले में देखते हैं, तो ये सोडियम का 1 परमाणु है, यहाँ पर भी 1 है, और ये हाइड्रोजन का 2 दूनी 4 परमाणु है, लेकिन यह हाइड्रोजन का 2 और 1 3 परमाणु है, इसलिए संतुलित नहीं है। और जो है अगला ऑप्शन यहाँ कार्बन का 1 परमाणु है, यहाँ पर भी कार्बन का 1 परमाणु है, यानी अभिकारक और उत्पाद में 1-1 परमाणु है कार्बन का, और हाइड्रोजन का जो है अभिकारक में 4 परमाणु है लेकिन उत्पाद में 2 ही परमाणु है, तो ये फिर से जो है संतुलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिक्रिया ZnO यानी जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो इसमें किसका उपचयन होता है। तो किसी पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो। तो ये इस अभिक्रिया में जो है कार्बन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहाँ पर अगर अपचयन के बारे में पूछा जाता तो अपचयन जो है वो जिंक ऑक्साइड का हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 CH3COOH
एथेनोइक अम्ल जो है एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 H+ आयन उत्पन्न होता है। और क्षार के जलीय विलयन में जो है OH- आयन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। उसके बाद जो है साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू या फिर संतरा में पाया जाता है। और जो है टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। और उसके बाद फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो सबको जो है याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अम्ल विलयन का pH मान होता है। तो अम्ल विलयन का pH मान जो है 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन के pH मान जो है 7 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन अधिक क्षारीय है। तो क्षारीय विलयन का pH का मान जो है 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर जो है सभी जो है 7 से अधिक है, तो सबसे अधिक जो वाला होगा वही जो है सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जल से। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनोक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एथिल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन परिजीवी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार का परिजीवी है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मा कहते हैं रुधिर के तरल भाग को। क्वेश्चन नंबर 31 है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं और मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्सर्जन से संबंधित होता है वृकक। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है और अमीबा में जो है द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एड्स रोग किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विषाणु या वायरस के कारण जो है एड्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में जो है परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोयला। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि जो है जल, सूर्य और पवन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो इसे जो है हम लोग सौर सेल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेथेन। मेथेन जो है जैव गैस का जो है मुख्य संगठक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।